Hello class 9th, welcome to our channel Learn Academy. Please subscribe this channel, press bell icon for more videos. तो ये पार्ट 2, ये देखिए बेटर इन सराउंडिंग जो आपका 9th का चैप्टर 1 है, उसके पार्ट 2 को हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। देखिए सबसे पहले एक बार हम डिफरेंस को देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस के डिफरेंसेस को क्या करते हैं, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड देखिए ये जो भी होते हैं ये सारे के सारे मैटर्स होते हैं, ठीक है। अब मैटर किससे मिलके बनते हैं? पार्टिकल से मिलके बनते हैं, ठीक है। ये सारे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार स्टूडेंट एक पिछले लेक्चर को आप जरूर देख लो ताकि ये चीज़ और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो देखिए सॉलिड लिक्विड गैस जो होते हैं एक पार्टिकल से मिलके बने होते हैं और उनके पार्टिकल के नेचर पे ही हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा और ये गैस होगा। तो सबसे पहले जो पार्टिकल होता है सॉलिड के वो क्या होते हैं? ऑर्डरली अरेंज होते हैं। अरेंजमेंट इनकी जो क्या होती है? परफेक्ट होती है। जैसे कि एक छोटा आ गया, फिर बड़ा आ गया, फिर बड़ा हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पर्टिकुलर मैनर के साथ अरेंज होते हैं ये। लेकिन जो लिक्विड होता है, लिक्विड में पार्टिकल उसके क्या होता है? डिसऑर्डरली होते हैं। जैसे कोई पार्टिकल एक यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पे, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता लिक्विड के अंदर। और गैस के अंदर तो आप जानते हो कि ये पूरे तरीके से डिसऑर्डरली होते हैं, मतलब कि एक पार्टिकल कहीं और जा रहा है, एक पार्टिकल कहीं और जा रहा है, एक पार्टिकल कहीं और उड़ रहा है। तो ये होता है। और जो सॉलिड होता है ये क्या होता है? क्लोजली पैक्ड होता है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। क्लोजली पैक्ड होते हैं, सारे के सारे एटम्स एक दूसरे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके होते हैं, उनके बीच में स्पेस बिल्कुल ही कम होता है। जैसा कि आप ये देखो इसमें सॉलिड पूरी तरीके से चिपका पड़ा है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी गैप नहीं है। ये जो लिक्विड है, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा स्पेस है और गैस में थोड़ा स्पेस है। तो ये चीज़ होता है इनके अंदर। उस तरीके से लेस क्लोजली पैक्ड होंगे किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। और गैस के अंदर बिल्कुल ही पैक्ड नहीं होते हैं। उसके बाद से आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन में ज़्यादा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर ज़्यादा होता है जो क्लोजली पैक्ड है, जिसके पार्टिकल दूसरों को खींच रखते हैं। वो कौन सा है? सॉलिड। सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपने करीब रखता है, खींच के रखता है, उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग होता है। जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनमें आपकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आपको काफ़ी। तो उसी तरीके से सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, जिससे पार्टिकल एक दूसरे से चिपके रहते हैं। उसके बाद से लिक्विड के अंदर होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सिर्फ स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा तो इनकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन बॉन्डिंग होती है। गैस के अंदर बिल्कुल भी बॉन्डिंग हमें देखने को नहीं मिलती। इसके पार्टिकल क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। वीकर फोर्स होता है। वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर होता है? गैस के अंदर। उसके बाद से काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट क्या होता है? मैंने कुछ लेक्चर्स में आपको बता रखा है। देखिए काइनेटिक एनर्जी वो होता है जब बॉडी कोई भी मोशन में होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी पोज करते हैं, उसके अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी है कब आती है? जब आप मूव कर रहे हो, चल रहे हो, मोशन में हो। अब मोशन में आप तब कर पाओगे ना जब आप फ्रीली होगे, आपको कोई तरह का फोर्स नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। लाइक अब जो सॉलिड है उसमें क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, तो इसमें मोशन नहीं होता। अब मोशन नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो सॉलिड के अंदर सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है। उस तरीके से लिक्विड में मोशन होता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ी काइनेटिक एनर्जी इसमें होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होती है लेकिन लो होती है। और गैस के अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके पार्टिकल क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे किचन में किसी भी तरह का खाना बनाया जाता है तो हमें अपने दूसरे कमरों में उसकी स्मेल आती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, उसके पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी आ गई, गैस के पार्टिकल मूव करते गए और किचन से सीधा दूसरे कमरे में ट्रैवल करके चले गए। तो इसीलिए इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं। उसके बाद पार्टिकल की मोशन को देखते हैं कि पार्टिकल कैसे मोशन करते हैं। सॉलिड के अंदर वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे और रोटेट करते हैं एक फिक्स पोजीशन पे ही, ठीक है। अपनी एक पोजीशन होगी वहाँ पे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। और लिक्विड के अंदर क्या होता है? सॉलिड ओवर ईच अदर। अब इसके अंदर क्या होता है? स्लाइड ओवर ईच अदर, मतलब इसमें क्या होता है? एक के ऊपर एक ट्रैवलिंग करते हैं। जैसे कि आप कभी वाटर देखो या फिर शहद को गिरा दो नीचे, तो देखोगे ना, तो धीरे धीरे एक लेयर की तरह एक के ऊपर एक लिक्विड आके ट्रैवल करता है। इस तरह से गैस के अंदर क्या होता है? मूव अबाउट अ ग्रेटर स्पीड, और इसमें जो पार्टिकल होंगे बहुत ज़्यादा ग्रेटर स्पीड से मूव करेंगे। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस के डिफरेंसेस थे, ठीक है। अब देखिए मेन चीज़ जो इनकी हम प्रॉपर्टी को इस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए शेप क्या होता है, जो इनका जो ढांचा है, शेप कैसा होता है? ड्यू टू लेस अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एंड गैस कैन मूव अराउंड द। देखिए कहने का मतलब ये कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर कम है? हमारे जो लिक्विड है और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। तो इसके कारण इनकी शेप क्या होती है? चेंज होती रहती है। जैसे आप देखिए सॉलिड को आप आप लिक्विड को
किसी भी मग के अंदर डालिए और देखेंगे कि उसको शेप वो ले लेगा, जिस तरह का मग का होगा शेप, जिस तरह से ग्लास का शेप होगा उस तरीके से इसकी भी शेप हो जाती है, किसकी, लिक्विड की, और गैस की भी वैसे हो जाती है। तो इनके कोई फिक्स शेप नहीं होंगे क्योंकि लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लेकिन जो सॉलिड होता है उसका फिक्स शेप होता है, इसको जिस भी आप उसमें डालोगे ये कभी भी उस शेप को एक्वायर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो शेप का ये कॉन्सेप्ट हम समझ गए। उसके बाद से वॉल्यूम की बात करते हैं। देखिए, द गैस इज सो लिटिल attractions among the particle that can easily change the space between themselves, so it can easily change their volume। वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम जो गैस होता है उसका कभी भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके जो देखिए वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है कि एक अगर देखा जाए तो कि किसी जगह पे कितने सारे पार्टिकल मौजूद हैं, ठीक है, वो एक तरह से वॉल्यूम हो गया। हम कहते हैं ना कि इतने सारी बॉल्स है, इतने सारे चीज़ें हैं, तो उसका वॉल्यूम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कितनी स्पेस में कितनी सारी चीज़ें प्रेजेंट है, उनका कितना मास है। तो अब आप इतनी चीज़ों को कंसीडर करोगे, इस एरिया को, इस पूरे ग्लास को आप कंसीडर करते हो, ठीक है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स हैं और पार्टिकल्स भी हैं गैस के, कम है, ठीक है। तो यहाँ का वॉल्यूम जो होगा ना स्टूडेंट, वो क्या है, कम है, और ये वॉल्यूम चेंज होता रहेगा क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं, ये कभी यहाँ मूव कर देगा, कभी वहाँ मूव कर देगा। तो जो गैस होता है उसका वॉल्यूम कभी भी फिक्स नहीं रहता। उसके बाद से लिक्विड की बात करते हैं। तो लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं होता लेकिन ज़्यादा होता है थोड़ा बहुत, तो गैस से तो ज़्यादा होता है। तो लिक्विड हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम, तो इसका पार्टिकल यहाँ से कहीं जाएगा नहीं दूर, तो यहाँ पे कोई पार्टिकल ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, तो ये पूरे एरिया में फिक्स्ड मॉलिक्यूल रहेंगे, फिक्स पार्टिकल रहेंगे, तो इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। और सॉलिड में तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम किसका चेंज होता है, सिर्फ गैस का वॉल्यूम चेंज होता है ड्यू टू लो फोर्स, लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने डिस्कस करी प्रॉपर्टी में, एक शेप और एक वॉल्यूम। एक बार और डिस्कस करें। देखिए वॉल्यूम जो होता है वो सिर्फ किसका चेंज होगा, आप बताओ, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, वॉल्यूम किसका चेंज होता है। उसके बाद से जो शेप होता है वो किसकी फिक्स शेप रहती है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे दोनों के आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए कंप्रेसिबिलिटी को समझते हैं स्टूडेंट। देखिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट, की स्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैसेज कैन डिक्रीजेज, सो गैस हैव अ हाई कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब सिंपल सी बात, देखिए आप दो तरह की बॉल्स लीजिए, एक सॉफ्ट वाली बॉल लीजिए, उसको आप प्रेस करोगे तो दबा सकते हो, लेकिन वहीं पे आप दूसरी बॉल लीजिए, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह की, वो उसको आप जब दबाओगे तो कभी दबेगा नहीं, क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बहुत कम है। किसी चीज़ को हम कितना दबा सकते हैं और उसकी पोजीशन, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड अ कंप्रेसिबिलिटी। अब किसी का शेप तब चेंज होगा और किसी को हम तब दबा पाएंगे जब उसके अंदर स्पेस होगा। अब जैसे कि देखिए स्पेस, बट स्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड कैन नॉट डिक्रीजेज, सो कैन नॉट बी कंप्रेस। अब जो सॉलिड और लिक्विड उसके बीच में ज़्यादा स्पेस तो है नहीं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए हम कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, अब इसमें इसके बीच में स्पेस है तो इसको हम दबा पा रहे हैं, दबा दिया तो इसके पार्टिकल पास में आ गए। अब गैस के पार्टिकल क्या है, दूर दूर है, ऐसे होते हैं गैस के पार्टिकल जिनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, तो वो स्पेस को हम कम कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी के द्वारा। लेकिन जिनमें पहले से स्पेस ही ना हो, जिसमें सारे के सारे पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हो, एक दूसरे के पास हो, उसमें हम कंप्रेसिबिलिटी यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम कंप्रेस ही नहीं कर सकते। तो ये होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, गैस के अंदर होती है, ड्यू टू स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, दैट्स वाई वी आर कंप्रेस इजली गैस, ठीक है। और सॉलिड लिक्विड में कंप्रेस नहीं होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स पहले एक दूसरे के करीब होते हैं। जैसा इसको देख सकते हो आप, इसमें क्या है, लिक्विड भरा है, इसमें सॉलिड भरा है, लेकिन हम इसमें अगर गैस भरी होती है तो हम नीचे तक प्रेस कर पाते हैं, है ना, इसका कंप्रेसिबिलिटी अच्छा है। उसके बाद से बात करते हैं रिजिडिटी। देखिए रिजिडिटी मतलब कि हार्डनेस, एक तरह से आम भाषा में देखा जाए तो देखिए इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू रेजिस्ट एनी डिफॉर्मेशन लाइक अ चेंज इन अ शेप बीइंग अ कंप्रेस एक्सेट्रा। जैसे कि देखिए रेजिडिटी मतलब कि नॉर्मल सी चीज़ होगी आपके सामने कि आप किसी चीज़ को प्रेस करते हो, दबा रहे हो, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो, उसका शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उससे ही हम क्या कहते हैं रेजिडिटी। अगर उसकी शेप चेंज नहीं हो रही, डिफॉर्म नहीं हो रहा है, उसका किसी भी तरह से टूट नहीं रहा है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, रेजिडिटी, अच्छी रेजिडिटी है। अब देखिए किसका शेप नहीं चेंज हो सकता, जो सॉलिड है उसका शेप चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें हाई रेजिडिटी है, वो फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है। आप खुद देखो, आप लक्कड़ लो, लक्कड़ का एक टुकड़ा लो, ठीक है, उसको आप ब्रोक करो, वुडन के एक टुकड़े को ब्रोक करो, वो नहीं टूटेगा। लेकिन वहीं पे अगर नॉर्मल चीज़ है, बैलून वगैरह या कोई भी पानी की चीज़ है, तो उसका ब्रेक करोगे तो ब्रेक कर सकते हो, टूट सकता है, उसकी रेजिडिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो सबसे अच्छी जो रेजिडिटी होती है, हार्ड होता है, जो टफ होता है, जिसका शेप जल्दी चेंज नहीं हो सकता, जो डिफॉर्म नहीं हो सकता, वो क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड को हम जल्दी चेंज नहीं करते उसका शेप। इस तरह से लिक्विड है वह लेस रेजिडिटी, गैस है वह हाई नो रेजिडिटी, ठीक है।
गैस के अंदर बिल्कुल भी रिजिडिटी नहीं है, मतलब गैस आसानी से चेंज हो जाएगा, ठीक है, अपने आप अपने शेप को चेंज कर लेगा। उसको आप कभी बैलून में डालो, डिफरेंट टाइप ऑफ बैलून में फिल करो, वो अपनी शेप को चेंज करता रहेगा, और गैस में बिल्कुल रिजिडिटी नहीं है, और लिक्विड में थोड़ी सी रिजिडिटी होती है। तो ये दो चीज़ें हो गई, कंप्रेसिबिलिटी और रिजिडिटी। उसके बाद से आता है फ्लूडिटी। देखिए फ्लूडिटी मतलब सिंपल सी बात, जो फ्लो कर सके, जिस सब्सटेंस के अंदर ये एबिलिटी हो, काबिलियत हो एक जगह से दूसरी जगह जाने की, उससे हम क्या कहते हैं, फ्लूडिटी कहते हैं, उससे फ्लो कहते हैं। देखिए फ्लूइड्स आर सब्सटेंस विच कैन फ्लोज, फ्लूइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं। अब ये तो आम सी बात है कि लिक्विड आपने देखा होगा फ्लो करते होगे, एक जगह आप गिराओ देखोगे थोड़ी देर में फैल जाता है। इस तरीके से गैस भी है, गैस अगर एक जगह से लीक हो, मान लीजिए गैस सिलेंडर होता है हमारे घर में, अगर वो थोड़ा सा लीक होता है तो हमें उसकी स्मेल पता लग जाती है ना, क्यों, क्योंकि फ्लो कर रहा है वहाँ से, किचन से फ्लो करते करते आपके बेडरूम या फिर दूसरे रूमों में आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये एबिलिटी है फ्लो करने की। तो लिक्विड और गैस के अंदर ये एबिलिटी होती है फ्लो करने की, किसके अंदर नहीं होगी, सॉलिड के अंदर ये एबिलिटी नहीं है फ्लो करने की, क्योंकि वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके पार्टिकल फिक्स्ड है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका पार्टिकल यहाँ से मूव करके कहीं और जाएगा ही नहीं। लेकिन लिक्विड का पार्टिकल मूव करके यहाँ आ गया, गैस का पार्टिकल मूव करके कहीं और चला गया। तो फ्लूइडिटी जो होता है सबसे ज़्यादा गैस के अंदर होता है, फिर लिक्विड, और सब नहीं होता जिसके अंदर वो होता है सॉलिड। उसके वजह से देखिए डेंसिटी समझते हैं। देखिए डेंसिटी वो कॉन्सेप्ट होता है मास बाय वॉल्यूम, मतलब किसी का कितना मास है, कितना वजन है, और वो कितने ज़्यादा वॉल्यूम, मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है एक स्पेसिफिक एरिया में, अगर जहाँ पे जिसकी हम डेंसिटी निकालते हैं। देखिए इसे हम हाई डेंसिटी बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दिस साइड, सो वी कॉल्ड हाई डेंसिटी, एंड दिस साइड लो डेंसिटी बिकॉज लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। सो जस्ट इमेजिन कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपका हमारा, वो किस में कम है, सबसे ज़्यादा कम किस में, गैस में। तो ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द पार्टिकल ऑफ द गैस इज मूव फ्रॉम अवे एंड नॉट प्रेजेंट एट द स्टेट पोजिशन, मतलब कि जो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे वो कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जैसे कि देखो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं आपके, वो स्पेसिफिक पोजीशन पे कभी नहीं रह सकते, वो मूव करते हैं, अवे करते हैं, ठीक है, मूव करेंगे वन पोजीशन टू अनदर पोजीशंस, ठीक है, और कुछ ऐड होंगे कुछ नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी लो है, और यहाँ पे डेंसिटी हाई है, क्योंकि फिक्स रेशियो में और फिक्स पोजीशंस है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे लेस है। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट दे हैव अ लेस डेंसिटी, और दे have a high density and they have a low density. The particle of the solid very closely packed, so they have a high density. In gas there is a plenty of space, उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, हल्का सा, between the particle due to have a low density, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है, वो किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर होती है, और सबसे जो लो डेंसिटी होती है वो गैस के वजह से होती है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी एक पोजीशन पे और नहीं रह सकते, मतलब एक पोजीशन पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे रह नहीं सकते, वो मूव करते हैं, और यहाँ पे रह सकते हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल बराबर रहते हैं और यहाँ पार्टिकल नहीं रहते इक्वल, तो इसी वजह से यहाँ पे हाई डेंसिटी होती है, यहाँ पे लो डेंसिटी होती है, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट थे सॉलिड लिक्विड गैस की जो प्रॉपर्टीज़ थी। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, देखिए जो टेम्परेचर की मेजरमेंट होती है वो किस तरह से होता है, डिफरेंट यूनिट। हमारे पास जो टेम्परेचर को मेज़र करने का होता है ना तरीका, देखिए मेजरमेंट क्या होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए हमें अगर डिस्टेंस मेज़र करना तो हम क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर और मीटर, ये सेंटीमीटर, ये चीज़ें मेज़र करते हैं। ऐसे हमें कोई वॉल्यूम मेज़र करना तो लीटर, मिलीलीटर, ये यूज़ करते हैं। इस तरह का जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए 3 यूनिट्स का हम यूज़ करते हैं, जिसमें से 2 के बारे में पढ़ना है। तो जो पहली यूनिट का हम यूज़ करते हैं उससे हम बोलते हैं केल्विन, और दूसरी जो डिग्री इन सेल्सियस, और एक फ़ारेनहाइट भी होती है, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट भी होती है। जैसे हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि वो थर्मामीटर यूज़ करते हैं, तो डिजिटल थर्मामीटर होता है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताता है, अगर मरकरी वाला टेम्परेचर हो तो सेल्सियस में। तो इस तरीके की चीज़ें होती है हमारे सामने, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट जैसे कि किसी चीज़ को अगर मेज़र करते हैं तो उसके जो यूनिट यूज़ करते हैं वो होते हैं टेम्परेचर के। कौन कौन से हैं, केल्विन, डिग्री ऑफ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब 2 को हम डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं केल्विन। केल्विन क्या है, केल्विन एक ऐसा यूनिट है किसकी, टेम्परेचर की। केल्विन को किस सिंबल से लिखते हैं, केल्विन को के से लिखते हैं। द स्केल ऑफ केल्विन इज़ यूज टू वाइडली बिकॉज इट इज़ एडवांटेज ओवर डिग्री सेल्सियस। इस स्केल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके फ़ायदे होते हैं डिग्री और सेल्सियस में मेजर करने वाले से, ठीक है। केल्विन स्केल टेम्परेचर एज अ रिटर्न इन अ पॉजिटिव यूजुअली। अब जो केल्विन में टेम्परेचर आता है मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव में ही आंसर आता है। अब 273 केल्विन का मतलब क्या होता है कि फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मतलब कि जिस पॉइंट पे कोई भी आइस फॉर्म हो सकता है, फ्रीज हो सकता है,
ठीक है, 273 केल्विन पे, ये चीज़ आप याद रखना, 273 के केल्विन पे कोई भी चीज़ फ्रीज हो सकती है और मेल्ट हो सकता है आइस। और 373 केल्विन पे क्या हो सकता है, वो आपका जो वाटर है वो बॉयल हो सकता है, उबल सकता है पानी, कितने पे, 373, 373 केल्विन पे आपका वाटर बॉयल कर सकता है। उसके बाद से एट -273 केल्विन कंसिडर द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो -273 केल्विन होता है उसे हम एक तरह से जीरो टेम्परेचर माना जाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये केल्विन के प्रॉपर्टीज थे। अब देखिए, जब आप टेम्परेचर सेल्सियस टू केल्विन में जाना चाहेंगे, अब मतलब कि अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है और आप उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सेल्सियस से जब हम केल्विन में जाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम 273 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये फॉर्मूला प्लीज़ अभी कॉपी पे नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बुक, आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी बहुत सारे इसके क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स को नोट जरूर करिए। देखिए, आप कभी भी सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे, मतलब केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको 300 केल्विन एक आंसर क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, ये है आपका 300 केल्विन और आपको बोला गया कि इसे आप किस में कन्वर्ट करके दिखाओ, सेल्सियस में। तो आप क्या करोगे, 273 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, 273 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे और जो आंसर आपका आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा आपका सेल्सियस में। ठीक है, तो ये हो गया 227 डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ सेल्सियस, ये कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल सा ये न्यूमेरिकल होता है, बस आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। जो भी चीज़ केल्विन में दी होती है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 273 से, तो हमारा आंसर किस में आ जाता है, सेल्सियस में आ जाता है। उसके बाद से देखिए सेल्सियस क्या होता है, सेल्सियस को सी से लिखते हैं हम, सेल्सियस का सिंबल जो होता है सी होता है, ठीक है, और ऊपर डिग्री लगती है। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस हैज़ बिन डिफाइंड एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी पानी फ्रीज हो सकता है, बर्फ़ बन सकता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस में क्या कर सकते हैं, वाटर बॉयल हो सकता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर हम वाटर को बॉयल कर सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज कर सकते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसका न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला भी आप प्लीज़ नोट कर लो बुक में, आंसर कॉपी में, कि आप केल्विन से सेल्सियस में कैसे जा सकते हो। जैसे कि आपको मिल गया 300 केल्विन को, या फिर मान लो 300 सेल्सियस को कन्वर्ट कर दो केल्विन में। 300 सेल्सियस को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केल्विन में। इसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर में 273 को ऐड कर देते हैं, 273। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आंसर हमारा आ जाएगा 573। और जो यूनिट आएगी इसमें क्या आएगी, वो यूनिट आएगी केल्विन। ठीक है, ये इस तरह का न्यूमेरिकल होगा। दोबारा से एक बार देखते हैं, जब भी आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है और उसको आपको सेल्सियस में बदलना है, तो आप 273 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 273 को घटाओगे। केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए हम 273 को माइनस करते हैं, केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए हम 273 को माइनस करते हैं, और सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हम 273 को प्लस करते हैं। ठीक है, 273 को ऐड करेंगे सेल्सियस के अंदर, तब हम किसके अंदर चले जा सकते हैं, केल्विन के अंदर। तो ये आपको न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और कुछ अगर न्यूमेरिकल अगर आपको करना, तो मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, आपको कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करोगे आप, 100 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करोगे, केल्विन में। ठीक है, कन्वर्ट इनटू द केल्विन। ये आप चाहो तो अभी 2 मिनट में भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताना और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। इस तरीके से आपको चेंज करना है 240 केल्विन को 240 केल्विन को किसमें चेंज करना है आपको, डिग्री में, आई मीन डिग्री सेल्सियस में। आप सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, माइनस कैसे करोगे, आप डिफाइन चीज़ देखना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप किस चीज़ को चेंज कर सकते हो, ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि आपकी जो भी मैटर है उनकी स्टेट के अंदर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, दो फैक्टर है जिनसे हम अपने मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। तो अभी हम पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर को। देखिए, मैटर्स कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, अ सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड कैन बी चेंज इनटू गैस। स्टेट चेंज मेनली डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर, दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, किस पे, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और एक प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी चीज़ जिस टेम्परेचर पे, ध्यान से, कोई भी चीज़ जिस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है ना, उससे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। दोबारा से, कोई भी चीज़ अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है जिस टेम्परेचर पे, जैसे कि मान लो आपका लिक्विड है,
सॉलिड है, ठीक है, आइस है, वो चेंज हो रहा है किसी ना किसी टेम्परेचर पे 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो तो पिघल जाएगा, सॉलिड से बर्फ़ का सॉलिड के टुकड़े से वो लिक्विड में बदल जाएगा जब उसको आप फ्रीजर से बाहर निकालोगे, ठीक है। तो उसी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड किस में बदल गया, लिक्विड में, उससे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखिए हर एक टेम्परेचर का, हर एक मतलब सब्सटेंस का, मैटर का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा। सिंपल सी बात करते हैं, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक जल्दी गल सकता है, जल्दी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। लेकिन इस तरीके से आयरन है, लोहा है, उसको भी गलाया जा सकता है कितने हाई टेम्परेचर पे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, लोहे का मेल्टिंग पॉइंट है अलग, और प्लास्टिक का अपना मेल्टिंग पॉइंट है। तो हर चीज़ का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जिसपे वो चीज़ क्या होती है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, पिघल जाती है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, अब जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है वो जल्दी टूटते नहीं है, उनके बीच का बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता, इसीलिए उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। तो प्लास्टिक और लोहे में, इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप बताइए जरा मेल्टिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट होगा, प्लास्टिक का या फिर मेटल का, ठीक है। इन दोनों में से किसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। उसके बाद देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब भी कोई लिक्विड की चीज़ गैस में कन्वर्ट हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब भी कोई चीज़ लिक्विड की किस में कन्वर्ट होती है, गैस में, उससे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए आप पानी उबाल रहे हो और किसी एक टेम्परेचर पे वो पानी भाप बन के उड़ जाए, वेपर हो जाए, वेपराइजेशन हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपका वाटर ड्रॉपलेट गैस में बदल गया, पानी आपका भाप में बदल गया, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बनते हैं। देखिए जिस तरह से एक ये ग्राफ दिया गया है, मतलब एक डायग्राम है कि जैसे यहाँ तक सॉलिड में है कोई चीज़, उसके बाद से टेम्परेचर दिया हमने, वो लिक्विड में हो गई, और लिक्विड के बाद से वो गैस में कन्वर्ट हुई। तो जो ये फेज़ होता है इसे हम लेटेंट फेज़ एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ पे जो हीट होती है उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। तो ये फेज़ था जहाँ पे वो कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में, उस तरीके से वो गैस में भी कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैस में। तो ये वो फेज़ होता है जब लिक्विड किस में कन्वर्ट होती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब जो सॉलिड में जब पार्टिकल थे वो पास थे, अब हमने टेम्परेचर दिया, अब टेम्परेचर देते ही क्या आ गई, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी आ गई तो वो उड़ना चालू कर दिए, और हमने टेम्परेचर दिया और देखो यहाँ पे उड़ने लग गए। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि टेम्परेचर जब हम देते हैं ना तो उनके बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। जैसे मान लो ये है आपके सॉलिड के पार्टिकल्स, ठीक है, इनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अब आपने यहाँ से क्या दे दी, हीट दे दी, यहाँ से आप नीचे से हीट दो, अब ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अब टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है, उस चीज़ को समझ रहे हैं स्टूडेंट। अब इनके ब्रेक हो गए बॉन्ड्स, तो इनके बीच में दूरी आ गई, फिर और आप फोर्स दोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, आप क्या हो जाएंगे, और गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसको टेम्परेचर दे दो, फिर और दूरी आ गई। तो ये हो गया ना, देखो सॉलिड के पार्टिकल पास होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, उनमें थोड़ा स्पेस होता है, और गैस के पार्टिकल में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो सॉलिड से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उनका जो बॉन्ड होता है ना वो ब्रेक होने लगता है, इससे वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको देखिए टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस हीट इज यूज टू इंक्रीज द मोशन ऑफ पार्टिकल। देखिए वही जो अब मैंने आपको चीज़ समझाई उसको डेफिनेशन में, कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं, मोशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, मूव करने लगते हैं। इन अदर वर्ड्स हीट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी। हीट क्या इंक्रीज कर देती है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो वो मोशन में आ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से हम सॉलिड से गैस, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि ब्रेक होने लगते हैं उनके बॉन्ड्स, और बॉन्ड ब्रेक होते हैं पार्टिकल्स के, तो उनके बीच में गैप आ जाते हैं, स्पेस आ जाता है, वो मूव करने लगते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है टेम्परेचर देने की वजह से। उसके बाद से दूसरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, प्रेशर को। देखिए प्रेशर को मैं ना एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। जैसे मान लीजिए पार्टिकल्स हैं, अब ये दूर दूर है तो ये किसके पार्टिकल होंगे इनके स्पेस में, तो ये गैस के पार्टिकल है, ठीक है। मैं यहाँ पे जी लिख देता हूँ, गैस। उसके बाद से देखिए अगर ये लिक्विड के होते तो उनमें थोड़ी पास होते ये, तो ये कौन से पार्टिकल हो गए, लिक्विड, ठीक है। अगर ये सॉलिड होता तो और इनके बीच में और स्पेसिंग खत्म हो जाती है ना, सॉलिड के बीच में तो बिल्कुल स्पेस नहीं होता ना, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट सॉलिड हो गया। अच्छा अब देखिए प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, अपन मस्त प्रेशर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने प्रेशर डाला, ठीक है, यहाँ से किसी ने दबाया, प्रेशर डाला, यहाँ से किसी ने दबाया तो प्रेशर। अब ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल क्या आगे और पास आ गए ना, क्योंकि हमने क्या किया, इधर उधर से उस पर क्या प्रेशर को एक्सर्ट करा रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, जिससे वजह से ये क्या हो रहे हैं, पास होते जा रहे हैं।
और हमने प्रेशर डालते हैं इस पर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर डालो और प्रेशर डालो तो ये क्या हो जाएगा, और पास आ गए, बिल्कुल स्पेस बचा ही नहीं, तो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। तो यही कॉन्सेप्ट होता है प्रेशर का यही इफेक्ट होता है, अगर नॉर्मल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ईजिली में। और देखिए जैसे मान लीजिए क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, वो दूर दूर बैठे हैं, उनको आप प्रेशर लगाओ, बोलो कि पास बैठो सारे के सारे, वो थोड़े पास आ जाएंगे एक डेस्क पे, ठीक है। फिर और प्रेशर लगाओ, कहोगे और पास बैठो, तो सबके सब 10 का 10 एक डेस्क से बैठ जाएंगे। तो क्या हुआ, वो जो पहले क्या थे, वो गैस में थे, दूर दूर बिखरे हुए थे पार्टिकल्स की तरह, फिर थोड़ा प्रेशर लगाया आपने तो और करीब आगे 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 सारे, फिर और प्रेशर लगाया तो एक डेस्क पे आ गए। तो इसी तरीके से प्रेशर काम करता है, ठीक है। अच्छा प्रेशर का देख लेते हैं। देयर इज़ अ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल। हमको पता है सॉलिड क्या होता है, नॉन कंप्रेसिबल होता है, इस पर कोई प्रेशर तो लग नहीं सकता, कंप्रेसिबिलिटी इसकी नहीं होती है, हम समझ चुके हैं। इस तरह से लिक्विड इज़ अ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड का भी कोई प्रेशर इफेक्ट नहीं करता। लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द प्रेशर। लेकिन जब आप गैस अप्लाई करोगे ना, गैस पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट, डिक्रीज कर जाता है, वो और पास आ जाता है। देखो पहले इधर घूम रहे थे ये, इससे हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। तो इस तरह से इफेक्ट करता है प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने में। उसके बाद से देखिए जो नेमिंग होती है, किस तरह से हम नाम रख सकते हैं कि किस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेसिकली। देखो स्टूडेंट, जब भी ये डेफिनेशंस एग्जाम में पूछ जाते हैं और एग्जाम्पल भी, तो प्लीज़ आप याद रखना, जब भी क्या होता है सॉलिड से गैस में कोई चीज़ कन्वर्ट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। एनीथिंग विच सॉलिड टर्न इनटू गैस, यानी कोई भी चीज़ सॉलिड से गैस में जाए विदाउट बिकम, मतलब सब पहले लिक्विड में ना जाए, डायरेक्ट किस में चली जाए, सॉलिड से गैस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। जब कोई भी चीज़, जैसे ये सॉलिड है, ये सीधा गैस में चली गई है ना, तो इसको हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ये लिक्विड में नहीं गई, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जो चीज़ जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, सरफेस लेयर ऑफ स्नो आइस टर्न्स इनटू द फॉग, ठीक है। आइस सीधा किस में बदल जाती है, फॉग में, धुंध में, स्टीम वगैरह में, तो उससे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ऐसे कैम्फोर जो होता है, कपूर वगैरह, नेफ्थलीन बॉल होते हैं, अमोनियम क्लोराइड होता है, आयोडीन होता है, ड्राई आइस होता है, एब्सेक्ट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाती है। और डायरेक्ट सॉलिड से जब गैस में जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। देखिए कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर फ्रॉम गैस फेज इनटू लिक्विड। सीधा गैस से लिक्विड में चले जाना है, ठीक है। भाप, सीधा पानी अगर बन जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्लाउड जो होते हैं वो क्या है, एक तरह से गैस है, लेकिन जब बारिश होती है तो वो क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं ना, तो एक कंडेंसेशन का अच्छा एग्जाम्पल है। उस तरीके से वार्मर एयर कॉन्टैक्ट विद द कूलर एयर डस्ट पार्टिकल्स। अब जैसे जो गर्म हवा होती है वो किस में कॉन्टैक्ट में आती है, जब वो ठंडे डस्ट पार्टिकल में आती है तो क्या बन जाती है, लिक्विड। इसीलिए जो हमारे आसपास, जब भी हम कोई फ्रिज से बॉटल वगैरह निकालते हैं तो आसपास देखोगे कि थोड़ी देर में क्या हो जाता है, लिक्विड आ जाता है, मतलब पानी बाहर की तरफ आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो हमारे आसपास की गर्म एयर थी वो किसके कांटेक्ट में आ गई, ठंडे पानी के पार्टिकल्स के, डस्ट के पार्टिकल में, कूलिंग डस्ट पार्टिकल के कांटेक्ट में आते ही कोई भी लिक्विड सॉलिड की, वो गैस की चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है आपके सामने कि जो भी आपका गैस का क्लाउड होता है वो किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है डायरेक्ट। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। किस में चेंज होना, गैस टू लिक्विड। उसके बाद देखिए सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है जब लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में। सबसे अच्छा एग्जांपल, बर्फ जमाओ, लिक्विड डालते हैं और उसका मिलता है हमें, सॉलिड मिलता है, तो उस प्रोसेस में क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। दोबारा एक बार डिस्कस करते हैं, सॉलिड सब्लिमेशन क्या होता था, सॉलिड किस में चेंज होता है, मेरे साथ आप भी डिस्कस करो, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन को जब भी हम सॉलिड के गैस के अंदर चेंज करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सॉलिड को गैस के अंदर चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। कंडेंसेशन क्या होता था, बताओ आप, गैस को किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड के अंदर, तो उसे हम सब कंडेंसेशन बोलते हैं। उसका सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, लिक्विड को कन्वर्ट किस में करते हैं, सॉलिड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद देखिए डिपॉजिट बोल सकते हो, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, आप वो भी बोल सकते हैं। देखिए ये क्या होता है, दूसरा नाम क्या है, सब्लिमेशन ही है, ठीक है। इसको आप सब्लिमेशन ही बोल सकते हो। जब क्या होता है, गैस सीधा सॉलिड में चेंज हो जाता है ना, इसको डिपोजिशन या फिर सब्लिमेशन भी आप बोल सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक में सब्लिमेशन ही दिया गया है, लेकिन इसको आप डिपोजिशन बोल सकते हो। तो गैस जब भी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन या सब्लिमेशन बोलते हैं, विदाउट लिक्विड फेज में जाए। इसका एग्जांपल देखिए, वार्म मॉइस्चर
एयर इनसाइड द हाउस कम इन कॉन्टैक्ट विद फ्रीजिंग क्लाउड विंडो पेन। ठीक है, जैसे कि देखो इसमें एग्जांपल्स ऐसे कि नॉर्मल वाटर, देखे वाटर वेपर्स इन द एयर चेंज इन द टाइनी आइस क्रिस्टल। कुछ ऐसे वेपर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए गैस में वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, और वो किस में प्रेजेंट है, एयर के अंदर, तो वो किस फेज में, गैस के अंदर, लेकिन वो डायरेक्ट जब भी उसको आप कूलिंग वगैरह दो और उसको कुछ कंडीशन प्रोवाइड करो तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस के क्रिस्टल में। इस तरीके से जो वार्म मॉइस्चर होता है वो एयर में होते हैं, लेकिन जब भी वो कॉन्टैक्ट में आते हैं फ्रीजिंग कोल्ड विंड पेन के, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीधा के सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में, तो हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन आप बहुत आसानी से अच्छे से जानते होंगे, पानी को उबालना ही इवेपोरेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि आप लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हो, गैस में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसका देखिए मेल्टिंग क्या होती है, मेल्टिंग जस्ट लाइक कि कोई भी चीज़ पिघल जाए, सॉलिड से लिक्विड में जब कोई चीज़ कन्वर्ट होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर फ्यूज़न भी बोल सकते हैं। तो मेल्टिंग क्या है, हमारी कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि आइस है, वो क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए बाहर रखो और ज़्यादा हाई थोड़े टेम्परेचर पे रखोगे तो किस में मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड में मेल्ट हो जाएगी। तो मेल्टिंग क्या प्रोसेस है, सीधा सीधा बर्फ़ का पिघल जाना इज अ मेल्टिंग। ठीक है, इवेपोरेशन, देखिए इवेपोरेशन क्या था, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन लिक्विड टू गैस। ठीक है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहते हैं, ड्यू टू स्केपिंग ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड सरफेस। देखिए इस कॉल्ड इवेपोरेशन, मतलब कि जब भी आपकी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है ना, जब स्केप मतलब होता है उड़ जाना, एक जगह से स्केप गायब हो जाना, पार्टिकल जब गायब हो जाते हैं लिक्विड सरफेस से, तो उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। अच्छा, इसको सबसे पहले इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाहता हूँ एक ईजी तरीके से। देखिए, ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम। जैसा कि मान लीजिए ये पार्टिकल है, ठीक है, ये किसके पार्टिकल, लिक्विड के, ये पार्टिकल्स हो गए, इनमें थोड़ा थोड़ा स्पेस है क्योंकि ये क्या है, लिक्विड है, सॉलिड होता तो इसमें स्पेस नहीं होता, और गैस होता है इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता पार्टिकल्स में। ये मान लीजिए आपका क्या है, लिक्विड है। ओके, अब इसमें अगर थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे हम, ठीक है, मान लीजिए थोड़ा सा हीट दिया जाएगा किसी भी तरीके से, चाहे वो सन से हो या प्रेस कर रहे हो या हीट दे रहे हो गैस वगैरह से, तो अब आपने ये चीज़ काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझे तो प्लीज़ एक बार आप हमारी वीडियो को देख लीजिए, पार्ट 1 को देख लीजिए या फिर टॉपिक्स को देख लीजिए, उसमें मैंने काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझा रखा है। एक बार और चलिए बोल देता हूँ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। देखिए, किसी भी अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या एनर्जी, कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी पोज करते हैं, कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी किससे होती है, किससे मिलती है, हीट से मिलती है। जब भी ये किसी चीज़ को आप हीट दोगे ना तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, उसके बॉन्ड टूट जाएंगे और वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहेगा। ठीक इसी तरीके से इवेपोरेशन के अंदर हो रहा है। हमने इसको क्या दिया, हीट दिया, इसको मैंने हीट दिया और इसका बॉन्ड क्या हो गया, इनसे टूट गया। अब टूटने के बाद ये पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे। हीट देते ही काइनेटिक एनर्जी मिल गई, अब काइनेटिक एनर्जी मिलते ही ये क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यही कॉन्सेप्ट होता है इवेपोरेशन के अंदर। ठीक इसी तरीके से हम इनको क्या करते हैं, हीट देते हैं और हीट देते ही ये पार्टिकल क्या करने लगते हैं, अपनी पोजीशन को स्केप करके कहीं और मूव कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमने जब हीट देते हैं तो इनके अंदर क्या मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और इनके बॉन्ड्स भी टूट जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। क्योंकि इनके बीच की जो बॉन्डिंग थी और टूट गई और स्पेस भी ज़्यादा हो गया और ये किसकी तरह बिहेव करने लग गए, गैस के पार्टिकल की तरह बिहेव करने लग गए। तो यही प्रोसेस होता है इवेपोरेशन के अंदर। जैसे ही आप हीट देते हो उसके आसपास के पार्टिकल को, उसके पार्टिकल को क्या मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि आप हीट दे रहे हो और काइनेटिक एनर्जी मिलते ही कोई भी चीज़ मोशन के अंदर आना चाहती है, कोई भी चीज़ मूव करना चाहती है, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है। यही कॉन्सेप्ट होता है इवेपोरेशन के अंदर। अब इवेपोरेशन के क्या क्या फैक्टर होते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर कैसे, देखिए टेम्परेचर के लिए इवेपोरेशन इंक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपका इवेपोरेशन रेट भी, जैसे ही आप इवेपोरेशन रेट इंक्रीज होता है, जब से टेम्परेचर इंक्रीज होगा इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस क्या करेंगे, अपनी जगह से ऐसे, कोई यहाँ पे कोई इधर मूव करेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिल रही है और काइनेटिक एनर्जी जब किसी के अंदर मिल गई, किसी को मिल गई तो क्या कर देता है, मोशन के अंदर आ जाते हैं, वो पार्टिकल मोशन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन रेट भी ज़्यादा होता है। इसी तरीके से देखिए जब प्रेस गर्म होता है तो अच्छे से आप प्रेस कर पाते हो, अच्छे से स्त्री कर पाते हो। इस तरह जब जल्दी ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो आसानी से कोई भी चीज़ बॉयल हो पाती है, इवेपोरेट हो पाती है, बॉइलिंग कर पाते हो आप, ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए धूप ज़्यादा हो
तो जल्दी पानी सूख जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसको हीट मिली, हीट मिलते इसके पार्टिकल उड़ गए। तो ये चीज़ होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते ही आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और किसी भी चीज़ के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और पार्टिकल मूव कर जाता है। तो ये होता है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। उसके बाद बात करते हैं सरफेस एरिया के। देखिए सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। मान लीजिए कुछ पार्टिकल है, ये रहा एक पार्टिकल, ये रहा एक पार्टिकल, ये रहे। अब इनका सरफेस एरिया कम है, ये 4 पार्टिकल हैं और ये छोटे से में इतने से में ये सिमटे पड़े हैं। ठीक है, ये रहे इनके पार्टिकल। अब मान लीजिए इनको हम थोड़ा बढ़ा देते, इनको अलग अलग कर देते, थोड़ा बिखेर देते। तो एक पार्टिकल यहाँ पे हो गया, एक पार्टिकल यहाँ पे हो गया, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे और एक पार्टिकल यहाँ पे। इसके सरफेस को हमने क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। ठीक है, अब इसको इजी तरीके से एक एग्जांपल से हम समझ रहे हैं। ठीक है, एक इजी तरीके से इस एग्जांपल को हम समझ रहे हैं कि देखिए जैसे ही मान लो आप इस पे अब सरफेस एरिया बढ़ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट आसानी से इनको मिल पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की किरणें, रे वगैरह या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हीट आसानी से इन्हें मिल पाएगा। तो ज़्यादा हीट मिलेगा तो ये इतनी ही जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे और अपनी पोजीशन से उसको चेंज कर लेंगे, इस्केप कर जाएंगे और ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए इसे इवेपोरेशन बोलेंगे। और यही क्या हुआ कि जैसे ही हमने सरफेस एरिया बढ़ाया वैसे ही इवेपोरेशन रेट भी बढ़ गया। जैसे ही देखो इसमें हमने हीट दिया और ये पार्टिकल क्या कर रहा है? उड़ गया। ऐसे ही अगर जो कपड़े को हम ड्राई करते हैं, सुखाते हैं बाहर, तो अब क्या करते हैं? उसको सरफेस एरिया का जिसका कम हो तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखता। लेकिन अगर हम उस कपड़े का सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, तो जल्दी ड्राई हो सकता है वो क्लोथ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट ये एब्जॉर्ब करेंगे पार्टिकल, और जब ज़्यादा ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और फटाफट गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट होता है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, मतलब कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे इवेपोरेशन रेट भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे सरफेस एरिया घटाओगे वैसे वैसे ही सरफेस एरिया घटता जाएगा। ये इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आफ्टर रेन रोड्स आर ड्राइड अप क्विक देन द पैथलोज। जैसे कि नॉर्मल तरीके से जैसे गड्ढे वड्ढे का जहाँ पानी होता है वो जल्दी पानी नहीं सूखता, लेकिन जो नॉर्मल से रोड पे पानी होता है, जो बिखरा सा पानी होता है, वो जल्दी सूख जाता है। वैसे ही अगर जब घर में क्लीनिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो पोछे से हम पानी को क्या करते हैं? फैलाते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी सूख जाए। फ़ैन ऑन कर देते हैं और वो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि ड्राई हो जाता है, बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर जाता है। तो सरफेस एरिया जब बढ़ाओगे तो आपका ये चीज़ भी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ करती है। उसके बाद से देखते हैं ह्यूमिडिटी। देखिए ह्यूमिडिटी बेसिकली नमी। जैसे ही बारिश के बाद से क्या होता है कि कुछ एयर ड्रॉपलेट्स हमारे एनवायरनमेंट में रह जाते हैं, जिससे क्या होता है? नमी सी हो जाती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, एयर के अंदर। उसे ही हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। देखिए अब जैसे अगर मान लीजिए हमारा एनवायरनमेंट के अंदर ही ड्रॉपलेट है, ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स है, तो वो सूखना, ड्राई होना प्रॉब्लम होता है। सूख नहीं पाएगा क्योंकि हमारे एयर में ड्रॉपलेट्स है, एयर में ही लिक्विड है, तो वो ड्राई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब इवेपोरेशन नहीं होगा क्योंकि हमारे जो हीट है, जो काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल को तो मिल ही नहीं पा रही, क्योंकि हमारे एयर में वार्म नहीं है, एयर में गर्माहट ही नहीं है, उसमें ही लिक्विड है, और हम लिक्विड से लिक्विड नहीं जा रहे, तो लिक्विड से गैस में जा रहे हैं ना। तो जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो आपकी जो इवेपोरेशन रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज द मोर वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। पहले से वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और एटमॉस्फेयर इज डिक्रीज कर देता है। अब जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर के जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स गैस में होते हैं, वो उसको एक्वायर करना, होल्ड करना मुश्किल होता है। इसीलिए ह्यूमिडिटी की वजह से आपके जो एनवायरनमेंट है उसमें इवेपोरेशन रेट कम हो जाता है। ठीक है, विद डिक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन इफ ड्राई एयर इज ड्राई दे कैन होल्ड मोर वाटर। अगर एयर क्या होता है? ड्राई होता, सूखा होता या वार्म होता, तो ज़्यादा ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को होल्ड कर पाता। ठीक है, उसके वजह से दस इन द एयर ड्राई एयर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, जिसके वजह से ड्राई एयर इवेपोरेशन रेट को इंक्रीज कर देता है और ह्यूमिडिटी एयर क्या कर देती है? इवेपोरेशन रेट को डिक्रीज कर देती है। उसके बाद लास्ट क्या है? बिकॉज ऑफ विंड। विंड आप जानते हो, हवा जब चलता है तो कोई भी चीज़ सूख जाती है, जल्दी से ड्राई हो जाती है, क्योंकि हवा जब चलती है तो जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको ड्राई करती है, सुखाती है ना, और उनमें क्या होता है? एक तरह से काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, इनडायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी मिलती है और वो मूव कर जाते हैं, अपनी पोजीशन को एस्केप कर देते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द विंड स्पीड। जितनी ज़्यादा तेज हवा होती है उतनी जल्दी हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। डिक्रीजेस विद
विंड स्पीड डिक्रीज, हवा की स्पीड कम है तो उतनी आसानी से नहीं सूखता, ठीक है। स्पीड ऑफ विंड इज प्रोपिल्ड अवे सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर विद इन विच स्पीड द रेट ऑफ इवेपरेशन। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड होगी हवा की तो ज़्यादा जैसे देखो ज़्यादा ज़्यादा फ़ैन देर तक चलता है, फ़ैन ऑन करते हैं तो जो भी हमने क्लीनिंग करके पोछा वगैरह लगाया होता है तो जो वाटर को बिखराया होता है, ठीक है, तो जल्दी सूख जाता है, वो चीज़ जल्दी ड्राई हो जाती है। क्यों? क्योंकि इवेपरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है जब भी हवा होती है, हवा की स्पीड होती है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, ये आपके टॉपिक्स ख़त्म हो गए। तो अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ सकें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।